अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली होम्योस्टैसिस को डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या चीज़ है, इसको डिफ़ाइन करेंगे हम, इसको ग्रीक वर्ड्स का जो कम्बिनेशन है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स कौन से हैं और बेसिकली कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है और इफ़ेक्टर्स को क्या चीज़ है, ये सारी। और इसके अलावा जो लास्ट में हम एग्जांपल्स जो हैं होम्योस्टैसिस की वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर नाज़रीन देखा जाए होम्योस्टैसिस को अगर हम डिफ़ाइन करने से पहले देखें तो अगर इसको सिंपल वर्ड में डिफ़ाइन किया जाए तो होम्योस्टैसिस बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है, यानी कि जो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। जो पहला वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड द होम्यो। होम्यो मीन्स सिमिलर एंड स्टैसिस मीन स्टैंडिंग, यानी कि सिमिलर स्टैंडिंग जो है उसको अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहा जाए तो क्या कहेंगे, होम्योस्टैसिस कहेंगे। और होम्योस्टैसिस की ये जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई है, ये सबसे पहले 1965 में क्लॉद बर्नार्ड जो है बेसिकली फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था, उसने इसको डिफ़ाइन किया, इसकी डेफिनेशन दी। उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशंस चेंज होती रही हैं। हर जो बाद में जो भी आया उसने अपने अंदाज से एक डेफिनेशन की, लेकिन सबसे पहली जो डेफिनेशन है बेसिकली होम्योस्टैसिस की वो बेसिकली इसने क्लॉड बर्नार्ड ने 1965 में की। अब अगर देखा जाए इसकी डेफिनेशन को ओवरऑल, अगर होम्योस्टैसिस की, तो होम्योस्टैसिस को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। होम्योस्टैसिस इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। होम्योस्टैसिस क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है बाय विच द बायोलॉजिकल सिस्टम टेंड टू मेंटेन। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल बायोलॉजिकल बेसिकली जो सिस्टम होता है वो मेंटेन रहता है। और अगर तो होम्योस्टैसिस जो है वो सक्सेसफुल रहता है तो इट मीन्स कि लाइफ गोज़ ऑन। और अगर होम्योस्टैसिस फ्लॉप कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, अनसक्सेसफुल रहता है, तो उसका मतलब क्या है, डिजास्टर और डेथ। तो देख लें इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है बेसिकली होम्योस्टैसिस की। अब अगर सिंपल वर्ड्स में अगर होम्योस्टैसिस को डिफाइन करें तो होम्योस्टैसिस बेसिकली एक तवाज़न है। एक तवाज़न है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो आउटर फोर्सेस होती हैं, यानी कि आउटर फोर्सेस कौन सी हैं, जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट करती हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट जो करती हैं, उनको क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है बेसिकली होम्योस्टैसिस। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी एग्जांपल्स को हम देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल ह्यूमन का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। और सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो इंसान का जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। और अगर फ़ारेनहाइट में इसको देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है। फिर इसके अलावा हम देखें तो बेसिकली फैक्टर्स कौन से होते हैं जो बेसिकली इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास एक्सपोजर आ जाता है। एक्सपोजर क्या है, कोई भी आउटर एनवायरनमेंट है, कोई भी फैक्टर है आउटर एनवायरनमेंट का जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोजर। ये धूप भी हो सकती है, ठंड भी हो सकती है। और फिर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हार्मोन्स जो है वो भी बेसिकली होम्योस्टैसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। उनकी जो सिक्रीशन है अगर कम है, ज़्यादा है, तो वो भी होम्योस्टैसिस के ऊपर असरअंदाज होगी। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक रेट जो है बेसिकली उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, और अगर टेम्परेचर हाई है या लो है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, होम्योस्टैसिस को इफ़ेक्ट करती हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें और मैं डिस्कस करूँगा। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर क्या चीज़ है, और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल सेंटर क्या है, और थर्ड नंबर में हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्टर्स कौन से होते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे अगर रिसेप्टर्स को देखें तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो रिसीव करते हैं कोई भी आउटर इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिसीव करने वाले को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पिक अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये मेरी स्किन है, ये अगर सराउंडिंग्स से कोई इंफॉर्मेशन जो है ना कलेक्ट करती है तो ये क्या है, बेसिकली रिसेप्टर्स है। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हीट पड़ती है तो ये क्या है, इसने रिसेप्ट की, हीट रिसेप्ट की, तो दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कंट्रोल सेंटर।
अब कंट्रोल सेंटर क्या चीज़ है? कंट्रोल सेंटर में आपका दिमाग भी आ सकता है, आपका हार्ट भी आ सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कंट्रोल सेंटर कहलाता है। हम इसके एग्जांपल्स भी आगे देंगे कंट्रोल सेंटर की। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ये चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स कौन से? इफेक्टर्स वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, अगर आउटर जो फोर्सेस होती हैं, जो बेसिकली नुकसानदेह फोर्सेस होती हैं, वो अगर चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो क्या अंदर जो चीज़ उससे इफ़ेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो बेसिकली इफ़ेक्टर कहलाती है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कौन कौन कंट्रोल करता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस है, दिमाग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो क्या करता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और फिर अगर देखा जाए तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। और देखें हाइपोथैलेमस क्या करता है? बेसिकली हीट को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। और फिर ये जो हाइपोथैलेमस है, फिर इसके अलावा जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से और थायराइड ग्लैंड से, वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। और फिर इसके अलावा जो हीट बेसिकली जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जब रेज़ कर जाता है हमारा, तो फिर क्या करता है? होम्योस्टैसिस का जो सिस्टम है उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उस पसीने की वजह से जो है ना कूलनेस का इफ़ेक्ट होता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें कि इसके एग्जांपल्स को हम कैसे कोट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल लेबर कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि बेबी बर्थ के दौरान जो अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करता है, स्टिमुलेट करता है, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की जो डिलीवरी होती है। फिर इसके अलावा सेकंड नंबर पे इसकी एग्जांपल देखें तो ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग जो है ये भी होम्योस्टैसिस की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे देखें तो कार्डियक जो सेंटर है, फॉर एग्जांपल कार्डियक सेंटर वो क्या करेगा? वो नर्व इम्पल्सेस जो है उनको एक्टिवेट करेगा, उनको बेसिकली क्या करेगा? उनको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हार्ट की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे अगर इसकी एग्जांपल देखा जाए तो वैज़ोमीटर कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली इसकी एग्जांपल है। वैज़ोमीटर क्या है जी? बेसिकली इंक्रीज डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। वैज़ोमीटर क्या करता है कि वो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायामीटर जो है वो बढ़ा देता है ताकि ब्लड इजीली पास आउट हो सके। तो ये बेसिकली जो सारी एग्जांपल्स हैं ये होम्योस्टैसिस से रिलेटेड है। लास्ट में एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि होम्योस्टैसिस बेसिकली क्या है? एक हमारी सिंपल वर्ड में अगर कहें तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो मेंटेन रखता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। हमारा जो अंदरूनी एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन रखना जो होता है ये होम्योस्टैसिस कहलाता है। और होम्योस्टैसिस जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है होम्यो मीन्स सिमिलर एंड स्टैसिस मीन्स स्टैंडिंग। और सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है 1965 में क्लॉड बर्नार्ड ने दी, जो कि फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट था। फिर हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की कि इसमें फैक्टर्स कौन से हैं, रिसेप्टर्स कौन से हैं और कंट्रोलर सेंटर कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस की और उम्मीद है आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।